Good evening, students. Welcome back to the YouTube channel of ATS. Myself, Lokesh. So today we'll start with one of the most important topic of the entire Indian polity. See, this chapter, if you completed, like there are some few chapters in every subject which holds the most significant importance. So when it comes to Indian polity, preamble, fundamental rights, DPSP, fundamental duties, basic structure of the Indian Constitution, and the Parliament. These are one of the most important chapters of the Indian polity. If you complete this, I am assuring you that you will able to solve the maximum number of the questions which examiner will ask you, because the entire Indian polity revolves around these chapters only. Got my point? So when we talk about Parliament, see, Parliament is the legislative organ for the Union Executive, and Parliament holds a very preeminent and the central position in the Indian democratic system. And in this chapter, we will see that how Parliament works, what are its procedures, what are its privileges, which are its important committees, how it functions, how the budget comes, right? All these important things we'll try to learn in this chapter. Now, starting with the Parliament, what is Indian Parliament? See, Parliament is a supreme legislative body at the union level. I've told you there are the three organs in the government. One is legislative, one is executive, and judiciary is a entirely different and independent body. So the Parliament, if we talk in the layman language, Parliament is a place where entire laws are formulated for a country, and executives are the part of legislatures only. So Parliament is a legislative body at the union level. And if we talk about Constitution, it comes in the part 5th of the Indian Constitution, and in this chapter we'll deal from article 79 to 122. ठीक है, और हम देखेंगे कि कैसे जो पार्लियामेंट है उसका कंपोजिशन है, पार्लियामेंट का ड्यूरेशन क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं उसमें, प्रोसीजर क्या है, पावर्स क्या है पार्लियामेंट के, प्रिविलेजेस क्या हैं, और बाकी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ठीक है. नाउ व्हाट डज द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइज? इंडियन पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या होता है? इंडियन पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा. वन इज लोअर हाउस, वन इज अपर हाउस. ठीक है. राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं और अपर हाउस भी बोलते हैं. लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं और लोअर हाउस भी बोलते हैं. और उसके अलावा प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो आपको यह चीज याद रखना है, अगर एग्जामिनर पूछे कि प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और नॉट, सो द आंसर विल बी यस, दैट प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है. फिर उसके बाद व्हाई इज द प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट क्यों है पार्लियामेंट का? राइट, बिकॉज प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा. राइट, द बेसिक कंडीशन ऑफ टू बिकम अ प्रेसिडेंट इन द प्रेसिडेंट चैप्टर आई हैव टोल्ड यू दैट प्रेसिडेंट वही आदमी बन सकता है जो कि ना एमपी हो, ना एमएलए हो, या कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो. ठीक है, is entirely independent. Then why president is considered to be an integral part of a parliament? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कोई भी लॉ जब बनता है वो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उसको एसेंट देता है. तो जब प्रेसिडेंट के पास पावर है एसेंट देने का, और वो जब साइन करता है उसके बाद ही वो लॉ बनता है या एक्ट बनता है इस कंट्री में, तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इजंट इट? ठीक है. उसके अलावा एक चीज याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट जब तक
किसी चीज को एसेंट नहीं देगा वो तब तक लॉ नहीं बन सकता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ स्पेशल पावर्स दे रखी हैं प्रेसिडेंट को कि वो दोनों हाउसेस को समन कर सकता है, प्रोग्यू कर सकता है, ठीक है, दोनों हाउसेस को। तो इसीलिए भी वी कंसिडर प्रेसिडेंट टू बी द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है दैट विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस इट कैन नॉट बी इनेक्टेड इनटू लॉ। जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलेगा कोई जो बिल है वो लॉ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिर प्रेसिडेंट के पास पावर है हाउसेस को समन करने की और प्रोग्यू करने की। अब समन क्या होता है, प्रोग्यू क्या होता है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय समन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्यू, कौन कौन से और प्रेसिडेंट के पास जो है वो पावर है, ठीक है। फिर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई पूछे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर कल को कोई आपसे ये पूछे कि व्हाई इज द प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, एज इट इज आप ये पॉइंट लिखोगे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है कि प्रेसिडेंट एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। प्रेसिडेंट हर साल जो पहला सेशन होता है हर साल का, उसमें जो है प्रेसिडेंट जो है हाउस को एड्रेस करता है, ठीक है। फिर उसके अलावा जब भी नई सरकार बन के आती है तो जो पहला सेशन एड्रेस होता है वो राष्ट्रपति ही करता है। तो इसीलिए भी आप ये कह सकते हो कि प्रेसिडेंट जो है ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट। फिर प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू द ऑर्डिनेंस, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास होती है एक पावर जिससे वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब है वो जब पार्लियामेंट, आगे मैं आपको बताऊंगा, ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है जब दोनों हाउसेस में से कोई अगर एक हाउस नहीं है, मान लीजिए, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट इन नेचर है, मान लीजिए लोकसभा फंक्शनिंग में नहीं है, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति जो है वो एक लॉ लेके आ सकता है एक टेम्पररी पीरियड के लिए। फिर उसका क्या टाइम ड्यूरेशन होता है ऑर्डिनेंस का, वो आगे अपन डिस्कस डिटेल में करेंगे। लेकिन कहने का ये मतलब है कि राष्ट्रपति भी जो है वो अपनी इच्छा से एक लॉ को इंट्रोड्यूस कर सकता है, बट एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इन लेमैन लैंग्वेज। फिर अब अपन हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं जहां से लॉ बनता है, लोकसभा और राज्यसभा। अब अपन डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 250 होती है। 238 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड इनडायरेक्टली होते हैं और 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। जो 238 मेंबर्स होते हैं उनको दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल। इनको जो एमएलएज होते हैं वो वोट करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंतर्गत। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। आपको याद रखना है कि राज्यसभा की फिक्स्ड स्ट्रेंथ है 250, उसमें से 238 जो होंगे वो इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, और जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। जो व्यक्ति प्रेसिडेंट की नजर में एमिनेंट हो इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, एनी फील्ड, जो प्रेसिडेंट को लगता है कि ये एमिनेंट लोग हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रेजेंट राज्यसभा का क्या स्ट्रेंथ है। The fourth schedule of the constitution allocation of the seat in the Rajya Sabha to the states and union territory। जो फोर्थ शेड्यूल है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल है, उसमें से जो फोर्थ शेड्यूल है वो एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द राज्यसभा की बात करता है। तो आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि एग्जामिनर अगर ये पूछे कि कौन से शेड्यूल में राज्यसभा की सीट्स के बारे में बात हुई है, तो द आंसर वुड बी फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। टोटल मेंबर स्ट्रेंथ 245 है अभी, ठीक है। मैक्सिमम कितनी थी 250। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट से वो होते हैं 229, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन टेरिटरी से, दिल्ली पौंडीचेरी से, ठीक है, 4, और मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय 12, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रेंथ मिला के पहुंचती है 245। ये अभी की प्रेजेंट की स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। Representation of the states in the Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislative assemblies। जो एमएलए जो होते हैं चुन के आते हैं वो राज्यसभा में नॉमिनेट करके भेजते हैं, लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन इज सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सीट्स आर अलोकेटेड टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, जो सीट्स होती है, जैसे यूएस के अंदर हर स्टेट के अंदर 2 सीट्स होती हैं, ऐसे इंडिया के अंदर जो सीट्स होती हैं वो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से होती हैं। मतलब
एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट जो होता है वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट जो होता है वो डिक्लेयर होता है विन। उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर स्टेट में पॉपुलेशन के आधार के ऊपर जो है सीट्स अलोकेट हुई हैं। जैसे मान लीजिए जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो राज्यसभा की सीट हैं वो टोटल 10 सीट है, ठीक है। लोकसभा की सीट 25 है। वैसे ही यूपी की बात करते हैं तो यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी में राज्यसभा की सीट 31 है और जो राज्यसभा की 31 सीट है और लोकसभा की 80 सीट है। तो क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पे जो होता है इसके अंदर सीट्स अलॉटमेंट होता है। गॉट माय पॉइंट। अब सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है कि इसमें डायरेक्टली फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम वाला सिस्टम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से, जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट है, मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बताया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट है, अब इनको टोटल एमएलएज वोट करेंगे। फर्स्ट कैंडिडेट को सारे लोगों ने हो सकता है एक फर्स्ट प्रेफरेंस दी, सेकंड कैंडिडेट को तीसरी प्रेफरेंस दी, इसको दूसरी, फिर इसको पहली, इसको दूसरी, इसको तीसरी, इसको पहली, इसको दूसरी, इसको तीसरी। तो ऐसे लास्ट में टोटल काउंट होता है कि ए को कितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, ए को टोटल वोट कितने मिले हैं, बी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे टोटल वोट कितने मिले हैं और सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे टोटल वोट कितने मिले। तो जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिली होगी, जिसको सबसे ज्यादा सिंगल वोट मिले होंगे, ट्रांसफरेबल वोट जिसको कहते हैं, वो इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जीत जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में एक बेसिक फर्क ये होता है कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के अंदर जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है, ठीक है, बट उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है सबका, ठीक है। वहां पे सिंपल ये है कि जहां अगर सपोज कीजिए 100 वोट हैं, 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अब 100 वोटों में से सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ये बेसिकली हमने सिर्फ राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये प्रक्रिया जो है वो रखी गई है। सिर्फ 3 में, एक तो राज्यसभा के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इंडिया के अंदर इन्हीं 3 चुनावों के अंदर काम में आता है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर सबको, जो हर सेक्शन होता है उसको रिप्रेजेंटेशन का पूरा जो है मौका मिलता है। लेकिन फर्स्ट पोस्ट पास द सिस्टम के अंदर जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जो है डिक्लेयर हो जाता है कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट, ठीक है। इंडिया डज नॉट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट इन द राज्यसभा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, किसी स्टेट के अंदर 10 सीट हैं, किसी स्टेट के अंदर 15 सीट हैं, किसी के अंदर 21 हैं, किसी के अंदर 12 हैं। हर स्टेट के अंदर अलग अलग सीट्स हैं, वेदर इट इज लोकसभा, वेदर इट इज राज्यसभा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो पॉपुलेशन के आधार पे होता है। तो पॉपुलेशन हर स्टेट की अलग अलग है, तो इसीलिए जो सीट ऑफ अलॉटमेंट है वो भी हर स्टेट का अलग अलग है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईच यूनियन टेरिटरी in the Rajya Sabha are indirectly elected by the member of electoral college specially constituted for the purpose. Method of election through a system of proportional representation by the mean of same वही है। Only Delhi and Pondicherry and Jammu Kashmir have the representative in the Rajya Sabha, total of 9 union territory। क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, अभी पहले सिर्फ दिल्ली और जो पौंडीचेरी थी वही जो है वोट डाल सकते थे राज्यसभा के चुनाव में, ठीक है। सॉरी, उनका रिप्रेजेंटेशन होता था राज्यसभा के चुनाव के अंदर, उनको सीट एलोकेटमेंट हुआ था। लेकिन अब क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, तो अब दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटेड इन द पार्लियामेंट और राज्यसभा। बाकी जितनी भी हैं, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, लेह लद्दाख, ये अपना लेह लद्दाख हो गया, फिर उसके अलावा दमन दीव हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ये सारे ये रिप्रेजेंटेशन इनको राज्यसभा में नहीं है, ठीक है। अदर 6 यूनियन टेरिटरीज हैव टू स्मॉल पॉपुलेशन टू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। फिर ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि प्रेसिडेंट की नज़र के अंदर बहुत ही एमिनेंट पर्सन होते हैं आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस के अंदर, ठीक है। इनको प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करके भेजता है। और जैसे
अमेरिका के अंदर ये इस तरह का नॉमिनेटेड वाला जो सिस्टम है वो है नहीं, सिर्फ इंडिया के अंदर ही ये नॉमिनेशन वाला है। पहले लोकसभा के अंदर भी 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट कर सकते थे जो है स्पीकर साहब, लेकिन उसको फिर जो है हमने अमेंडमेंट करके उस प्रोविजन को भी हटा दिया है। अब अपन कंपोजिशन, पहले अपन ने सीट अलोकेटमेंट देखा राज्यसभा का, तो राज्यसभा का तो डील होता है आर्टिकल 80 के माध्यम से, ठीक है। फिर लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा होता है आर्टिकल 81। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है फिक्स कर रखी है 552 पे 532 प्लस 20। द मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इज 2 फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जिसको भी रिमूव कर दिया गया है। प्रेजेंट लोकसभा में टोटल मेंबर स्ट्रेंथ है 543, टोटल हाईएस्ट फिक्स कर रखी है 552, लेकिन अभी जो है टोटल मेंबर स्ट्रेंथ है 543, जिसमें से कि स्टेट्स में रिप्रेजेंट होते हैं 530, और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 366 क्लॉज 2 एंग्लो इंडियन ए पर्सन हु इज फादर ऑफ एनी अदर मेल, ये अब इसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि जो है इसको रिमूव कर दिया है। तो 530 तो होते हैं स्टेट से और 13 होते हैं यूनियन टेरिटरीज से, तो टोटल हो गया 543, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट है 543। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि पहले जो राइट टू वोट होता था वो होता था 21 साल से बड़े लोगों को, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में इस एज को रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 टू 18। ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट that 61st constitutional amendment gives us that has reduced the age from 21 to 18 that a person can vote in the elections, ठीक है। The representative of the states in the Lok Sabha are directly elected by the people from the territorial constituencies in the state। मैंने आपको बताया territorial constituencies क्या होती हैं, प्रॉपर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है उस एरिया की जिसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक स्टेट के अंदर 10 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 10 करोड़ पॉपुलेशन को वो ऐसा डिवाइड करेंगे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है, मतलब हर जैसे 10 करोड़ है तो मान लीजिए लमसम ऐसे करेंगे कि 25 लाख पे जो है वो एक एमपी होगा, तो उस हिसाब से तो हर जगह का 25 लाख से एक एमपी होगा, तो उस हिसाब से वो जो है उसको ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डीलिमिटेशन जो कमीशन है वो हर 5-10 साल से जो है वो चेक करता रहता है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद एलिजिबल एज फॉर वोट इज 18 ईयर। द इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू वोट है सबको, ठीक है। 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, 18 साल या 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ही हैज अ राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन, एवरीबडी हैज अ राइट टू वोट। हर आदमी को एक वोट का अधिकार है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है पार्लियामेंट को प्रिस्क्राइब करने का कि किस तरीके से जो है यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करवाएं लोकसभा के अंदर। पार्लियामेंट इनेक्टेड दैट द डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965 बाय विच द मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम द यूटीज आर ऑल्सो चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे दिल्ली में डायरेक्टली चुनाव होते हैं एमपी के, चंडीगढ़ में नहीं होते, पुडुचेरी में डायरेक्टली चुनाव होते हैं, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में भी डायरेक्ट चुनाव होंगे एमपी के। बाकी और जगह एमपी के चुनाव नहीं होते इन 3 यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के, ठीक है। फिर उसके बाद में इलेक्शन मैकेनिज्म ऑफ द लोकसभा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर होल्डिंग द डायरेक्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा, each state is divided into the territorial constituencies in the respect of the constitution provide the 2 provisions। कौन से 2 provision है? Each state is allocated a number of the seats in the Lok Sabha in such a manner
दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन प्रिसीडिंग सेंसस इज द सेम फॉर ऑल स्टेट्स। हर स्टेट में पॉपुलेशन के आधार पे उसको सीट एलोकेट की जाती है, उसको जो है सीट एलोकेट की जाती है ताकि हर स्टेट के अंदर लमसम जो रेशियो है वो सेम ही रहे। ठीक है। However, this provision does not apply to the state having population less than the 6 million। मतलब जिस भी स्टेट के अंदर 60 लाख से कम पॉपुलेशन है उस केस में ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। बाकी हर जगह ऑन एन एवरेज हर स्टेट के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो पॉपुलेशन रेशियो होता है और जो सीट एलोकेटमेंट होता है लोकसभा की सीट का, वो सेम होता है। ठीक है। Each state is divided into territorial constituency in such a manner that the ratio between population, already we have discussed this thing. Now the readjustment after each census, Article 82. After every census, a readjustment is to be made in the allocation of the seat to the Lok Sabha division of each state into the census होता रहता है। ठीक है। Parliament is empowered to determine the authority and manner in which to be made। Parliament के पास ये सबसे अथॉरिटी है कि वो ये जो रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन के आधार पे या सीट एलोकेशन का जो प्रोविजन है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास अधिकार है। ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, नॉट प्रेसिडेंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो। सिर्फ पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि डिटरमाइन करने की अथॉरिटी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है कि किस तरह से जो है सीट का एलोकेशन होगा लोकसभा के चुनाव के लिए। ठीक है, या राज्यसभा के। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 में एक बार बनाया था, फिर उसके बाद 1962 में, फिर 1972 में, फिर 2002 में, जो कि अभी तक चल रहा है। ठीक है। और अभी अभी नया डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, फिर वो 15, 20, 30 साल तक वही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 फ्रोज द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट्स एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टिल 2000 एट द 1971 लेवल। 1971 में जो सेंसस हुआ था उसी के आधार पे 2000 तक जो है उस एलोकेशन को फ्रीज कर दिया इन्होंने। और ये जो बॉडी होती है डीलिमिटेशन कमेटी, गाइज ये सब बहुत पावरफुल बॉडी होती है डीलिमिटेशन कमेटी। ठीक है। इसके अंदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, 3 से 4 लोगों की ये कमेटी होती है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कमेटी। ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर कोई जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकता। इसकी रिपोर्ट होती है, दैट इज अ वेरी फाइनल रिपोर्ट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रीजिंग वाज टू इंक्रीज द पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था फ्रीज करने का? ताकि इंकरेज हो पॉपुलेशन, ताकि इंकरेज करें पॉपुलेशन को, ना कि इंक्रीज हो पॉपुलेशन। ठीक है। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 बैड द रीएडजस्टमेंट सीट्स वाज एक्सटेंडेड फॉर द अनदर 25 इयर्स अप टू 2026। 2026 तक जो ये डिलिमिटेशन फ्रीज हुआ था 2000 में वही रहेगा। 2026 के बाद में नया डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो लागू रहेगा। और ये जो 2026 तक है वो 1991 की पॉपुलेशन के आधार पे है। तो जो अब बनेगा वो मेरे हिसाब से शायद 2026 के बाद जो बनेगा वो 2011 की पॉपुलेशन के आधार पे होगा। ठीक है। 87th Constitutional Amendment Act 2003 provided for the delimitation constitution on the basis of 2001 census, not 1991। ठीक है, ये याद रखना है। फिर रिजर्वेशन होती है सीट्स की SC ST के लिए पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। ये स्टार्टिंग के अंदर ही रख दिया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद हर 10-10 साल से इसको जो है बढ़ाते गए। फिर नाउ द अंडर 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 अनदर 10 साल के लिए इसको बढ़ा दिया है। ठीक है। यानी कि 2030 तक अभी जो है SC ST सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। ताकि इन लोगों को भी है जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके पॉपुलेशन के आधार के ऊपर। ठीक है। हर 10 साल की, मतलब हर जब भी इनका वो फ्रीज होता है हर 10 साल के लिए दोबारा इसको जो है पार्लियामेंट अमेंडमेंट एक्ट करके इसको इंक्रीज कर देती है। थ्रू दिस सीट्स
द SCs एंड STs दे आर इलेक्टेड बाय द ऑल वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी विदाउट एनी, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होता, सब उस जब 530 सीट होती हैं उसी में रिजर्व कर देते हैं कि भाई 80 सीट जो होंगी इंडिया के अंदर वो SC के लिए रिजर्व होंगी। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे नंबर दे रहा हूँ, और मान लो 50 सीट होंगी वो ST के लिए रिजर्व होंगी। तो सिर्फ ये जो SC पे रिजर्व होती हैं, जो सीट SC और ST के लिए रिजर्व होती हैं, उस सीट्स पे सिर्फ SC का कैंडिडेट वेदर मेल और फीमेल वही चुनाव लड़ सकता है SC या ST के ऊपर, उसके अलावा कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सीट्स होती हैं, ऐसा नहीं कि SC ST को उन सीट्स के लिए रोका जाता है चुनाव लड़ने से, वो सीट्स पे SC एंड ST चुनाव लड़ सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? ये आपको याद रखनी है चीज, मतलब दे आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम द अदर जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, फिर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2019 में, 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि एक्सटेंड कर दिया रिजर्वेशन SC ST को आर्टिकल 330 एंड 332 में टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज, डिसकंटिन्यूइंग द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटिंग एंग्लो इंडियंस आर्टिकल, ये 104th अमेंडमेंट 2019 में आया था। ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया वो जो मैंने आपको बताया था, 2 एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी के मेंबर थे। फिर उसके बाद में लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडी दोनों में जो है SC ST के लिए सीट्स का प्रोविजन रखा गया है अनदर 10 ईयर्स के लिए। ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लाया गया है 2019 के अंदर। दैट अमेंडमेंट इज नोन एज 104th एंड दैट कम्स अंडर द आर्टिकल 330 एंड 332, 330 फॉर द SCs एंड 332 फॉर द STs। ठीक है, the 330 originally provided the reservation for the seats for special representative was ceased 10 years after the commencement of the constitution. System of the proportional representation. In this system, a party gets the same proportion of the seats at the proportion of the votes. इस proportional system में सबसे benefit क्या है कि हर पार्टी को proper जो है same proportion of the seats मिलती है जितना उनके पास वोट है। ठीक है, जितना वोट है। अब जैसे ऐसा नहीं है, मान लीजिए बिहार है, बिहार में मान लीजिए एक एक्स पार्टी है, उसके पास 50 MLA हैं या 60 MLA हैं, दूसरी पार्टी है उसके पास 70 MLA हैं, एक पार्टी है उसके पास 80 MLA हैं। मान लो बिहार में टोटल 10 सीट हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास 80 सीट है फर्स्ट पोस्ट पास द सिस्टम की यही जीत जाएंगे। हर पार्टी को मौका मिलेगा कि अपना एक कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट, जिसके पास जितनी ताकत है वोट की, सिंगल ट्रांसफर वोट के माध्यम से वो अपना कैंडिडेट उसमें जिता के भेज सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? फिर ये लिखा है इजराइल एंड नेदरलैंड्स फॉलो ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। इंडिया वी हैव अडॉप्टेड द PR विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑन ए लिमिटेड स्केल फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। एक लिमिटेड स्केल के लिए रखा है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया किस किस के लिए रखा गया है, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और इलेक्शन मेंबर ऑफ द राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट पोस्ट पास द सिस्टम, ऑलरेडी मैं आपको 1000 टाइम बता चुका हूं कि जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट लेके आएगा वो सबसे ज्यादा विनर होता है इसके अंदर। ठीक है, जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज्यादा वोट आएंगे ही इज द विनर इन दैट सिस्टम। इसमें यहां रिप्रेजेंटेशन की कोई नहीं है कि इस मान लीजिए कोई वोटिंग परसेंटेज का कोई मायना नहीं रखता इसमें। जैसे मान लो एक कैंडिडेट है उसको 500 वोट मिले, एक कैंडिडेट है 499 मिले, लेकिन इसको भी परसेंटेज ऑफ द वोट तो बराबर ही मिले ना। मान लीजिए 1000 लोगों की पॉपुलेशन है तो इसको भी 50% के लमसम 49.5%, इसको 50% वोट मिले, दोनों बराबर है, लेकिन जिसके पास ज्यादा वोट होगा वो जीत जाएगा। बात इतनी है, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, आर्टिकल 83। लोकसभा इज नॉट ए कंटिन्यूइंग, इट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स आफ्टर द 5 years। जैसे लोकसभा की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 5 years होता है, हमारे यहां लोकसभा का भी 5 years है, राज्यसभा का 6 years है, प्रेसिडेंट जो होता है वो 5 years के लिए चुन के आता है, MLA होते हैं वो भी 5 साल के लिए चुन के आते हैं, सरपंच होते हैं गांव के अंदर वो भी 5 साल के लिए चुन के आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है हर ऑफिस की एक पर्टिकुलर टाइमलाइन। ठीक है, तो लोकसभा का जो है वो एक कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है राज्यसभा के जैसे, लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है 5 साल के बाद में। ठीक है,
द नॉर्मली टर्म इट्स 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग जनरल इलेक्शन, आफ्टर विच इट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स. द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द 5 years. ठीक है, एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन द एनी कोर्ट ऑफ लॉ. लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि प्राइम मिनिस्टर अगर रिकमेंड कर दे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उस रिकमेंडेशन को अगर स्वीकार कर लेता है तो राष्ट्रपति जो होता है वो 5 साल से पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है. और ऐसे केस के अंदर वो जो फैसला होगा राष्ट्रपति का वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंजेबल नहीं है. बस आपको ये इतनी चीज याद रखनी है इसके अंदर. ठीक है, फिर उसके बाद द टर्म लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year. ठीक है, एट अ टाइम बाय द लेंथ ऑफ द टाइम. ठीक है, इमरजेंसी के केस के अंदर नेशनल इमरजेंसी जब आर्टिकल 352 होता है, जब इंपोज होता है आर्टिकल 352, उस केस के अंदर जो नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 5 years फॉर ए लोकसभा. लेकिन ऐसे केस में जो लोकसभा का जो टाइम है वो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन दैट टू ऑल्सो फ्रॉम द पार्लियामेंट्री अप्रूवल. However, this extension cannot continue beyond the period of 6 months after the emergency has ceased to operate. कहने का ये मतलब है जैसे इमरजेंसी खत्म हो जाती है उसके बाद मैक्सिमम 6 महीने तक वो सरकार रहती है, उसके बाद वो भी ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है उस केस के अंदर भी. फिर जो है जनरल इलेक्शंस में दोबारा जाना ही पड़ेगा, री इलेक्शंस होंगे. ठीक है, तो ये एक जो है दैट इज अ अपवाद है, एक बेसिकली जिसको हिंड्रेंस कहते हैं कि भाई जनरल इलेक्शन का 5 साल में होता है, लेकिन इमरजेंसी के केस में लोकसभा की जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद में. उसके बाद जैसे ही जो इमरजेंसी है वो सीज टू ऑपरेट हो जाती है, 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो लोकसभा के चुनाव दोबारा करवाने पड़ेंगे. फिर ये कुछ पुराना इतिहास है. द टर्म ऑफ द 5th लोकसभा दैट वाज एक्सपायर इन द 18th March 1976 wasn't by the act of parliament extended for the period of 5 years 10 months and total 6 days. मतलब 5 साल के अलावा भी 10 महीने और जो है 6 days इमरजेंसी के अंदर जो है उसको एक्सटेंड किया गया था. By the 42nd Constitutional Amendment 1976 increased the tenure of Lok Sabha to 6 years. 42nd Constitutional Amendment 1976 आई थी, तो इसको लोकसभा का जो टाइम था 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया. फिर उसके अगले ही साल 44th अमेंडमेंट लेके आया गया दोबारा 1976 के अंदर, इस पुराने प्रोविजन को जो है वो डिलीट कर दिया. तो करंट में जो लोकसभा का टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 5 years. फिर ऐसे ही राज्यसभा की बात करते हैं. इन केस ऑफ द फर्स्ट राज्यसभा द 2 batches वर सेटल्ड बाय द ड्रॉ ऑफ लॉटरी. ठीक है, द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन द 1952. जो पहली राज्यसभा थी वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट हुई थी 1952 में. इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर. ये एक परमानेंट बॉडी है जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होती है, नॉट अ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टर्म ऑफ ऑफिस मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा इज 6 years. मतलब पार्लियामेंट जैसे लोकसभा के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, राज्यसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में टाइम ड्यूरेशन मेंशन्ड नहीं है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के माध्यम से राज्यसभा को यह पावर दी गई है कि वो 6 साल तक रह सकता है. ठीक है, तो राज्यसभा इज अ चैम्बर फॉर ए 6 years. ठीक है, एंड दैट टू इज अ परमानेंट इन नेचर, दैट टू इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर जिसको कहते हैं. ठीक है, फर्दर द एक्ट ऑल्सो ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू मेक अ प्रोविजन टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. फिर प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया कि वो इस तरह के कोई प्रोविजन बनाए कि कब जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स को रिटायर होना है. 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2nd year. हर 2 साल से जो मेंबर होते हैं 1/3 मेंबर रिटायर कर जाते हैं हर 2 साल से. एंड देयर सीट्स आर फिल्ड बाय द फ्रेश इलेक्शंस. प्रेसिडेंट नॉमिनेशन बिगिनिंग एवरी 3rd year. प्रेसिडेंट फिर नॉमिनेट करता है हर 3 साल से. द रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन, री नॉमिनेशन n नंबर ऑफ टाइम्स. मतलब अगर एक आदमी जैसे 6 साल के लिए इलेक्ट हो गया एग्जाम्पल, दूसरा जो कैंडिडेट होगा वो अब ये टोटल 245 थे, तो इन 245 से 1/3 जो मेंबर होंगे जिनका टाइम पूरा होता रहा होगा 6 साल, वो जो हैं वो रिटायर होते रहेंगे, नए आते रहेंगे. अब जैसे ये जो कैंडिडेट था जो जीता, जो 6 साल के लिए बना, ये दोबारा भी चुनाव लड़के आ सकता है. मतलब दोबारा इसको अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी जितवा के भेजती है राज्यसभा में, तो ये कितनी भी बार भी है री इलेक्ट हो सकता है. ठीक है, कितनी बार ही इज एलिजिबल
फॉर द री इलेक्शन। यह आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं मेंबर्स ऑफ द हाउस आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो क्वालिफिकेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनको मिला हुआ है। ही मस्ट बी ए सिटीजन, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब द ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इसको ओथ लेनी पड़ेगी जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने या जो भी XYZ, ठीक है। और वो ओथ क्या होगी, वो शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन्ड है। ही मस्ट नॉट बी 30 ईयर्स इन द एज इन द केस ऑफ राज्यसभा। ही मस्ट नॉट लेस बी, मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की एज होनी चाहिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर 25 साल से ऊपर के हो तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो, 30 साल से ऊपर के हो तो आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। ही मस्ट पजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। और अगर कोई इस तरह की और क्वालिफिकेशन अगर प्रिस्क्राइब कर देती है पार्लियामेंट पास करके बिल, तो वो क्वालिफिकेशन उसको माननी पड़ेगी। फिर क्वालिफिकेशन लेड डाउन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ये तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ये चीजें, तो ये तो फुलफिल करनी पड़ेंगी। उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसके माध्यम से क्या है कि ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोरल फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द सेम केस ऑफ बोथ राज्यसभा एंड, मतलब जो कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टोरल रोल में उसका नामांकन होना चाहिए। ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ SC/ST इन द UT इफ ही वांट्स टू बी सीट रिजर्व फॉर देम। अगर वो SC/ST में है तो उसका नाम जो है SC/ST उसके पास जो है वो ही शुड बी ए मेंबर ऑफ SC/ST जहां से वो लड़ना चाहता है। उसका मेंबर्स ऑफ SC/ST कैन कंटेस्ट ए सीट नॉट रिजर्व फ्रॉम देम। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि SC/ST जो अपनी रिजर्व सीट होती है उससे तो चुनाव लड़ ही सकते हैं, उसके अलावा उनके जो जनरल सीट्स होती हैं, जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो सीट होती हैं वहां भी उनको जो है डिबार नहीं किया जाता है, दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस। मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस आर्टिकल 84 में पंचायत अर्बन लोकल बॉडीज में यानी कि पंचायत समिति में या म्यूनिसिपैलिटीज में 21 साल है, MLA के लिए 25 साल है, और लोकसभा के लिए मतलब जो MLA लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी 25 साल है, मेंबर फॉर द पार्लियामेंट लोकसभा दैट इज फॉर द 25 ईयर्स, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्यसभा में दैट इज फॉर द 30 ईयर्स। और ये किस में है, आर्टिकल 84 में मेंशन्ड है, ठीक है। नोट, इन 2006 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द चेंज मेड इन 2003 दैट द dispensed with the requirement that a candidate contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be elected in that particular। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कह दिया था कि अगर कोई राज्यसभा से चुनाव लड़ना चाह रहा है तो वो उसी पर्टिकुलर स्टेट से होना चाहिए जहां से वो राज्यसभा का, जैसे मान लो कोई आदमी आंध्र प्रदेश से राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाह रहा है उसकी पार्टी, तो वो जो कैंडिडेट है वो राज्यसभा के लिए अगर आंध्र प्रदेश से लड़ना चाह रहा है तो वो उसका इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इलेक्टोरल रोल होता है वो आंध्रा का ही होना चाहिए, मतलब दैट कैंडिडेट बिलोंग्स टू आंध्रा ही ओनली। बट अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा हो सकता है जैसे मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, थे पंजाब के, लेकिन राज्यसभा में चुन के आए कहां से, असम से एक बार आए थे, फिर अभी राजस्थान से। अब ये वाला प्रोविजन नहीं है, अब कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, या इररेस्पेक्टिव कि वो कहां के पर्टिकुलरली नेटिव है या डोमिसाइल है उनका। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, ठीक है। कैसे ये डिस्क्वालिफाई होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ ए मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय द पार्लियामेंट। डिस्क्वालीफाई कब होगा, अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, एक्सेप्ट अगर वो कोई मिनिस्टर है या कोई ऐसा ऑफिस जो पार्लियामेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, इस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो इन्वॉल्व है एक्सेप्ट ही इज अ मिनिस्टर। इफ ही इज अनसाउंड माइंड स्टैंड्स डिक्लेयर बाय द कोर्ट, अगर वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है, कोर्ट की नजर में, और कोर्ट डिक्लेयर कर दे। इफ ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पाया गया। If he is not a citizen of India or voluntarily acquired a citizenship for a foreign state under any acknowledgement allegations to the foreign state,
अगर मान लीजिए वो पर्टिकुलरली इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसने सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप अक्वायर की है, दैट टू बाय द फ्रॉड मीन्स, उस केस में भी वो जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बाय फोर्स, और मतलब जरूरी नहीं है कि फोर्स्ड मीन से ही उसने एक्वायर की हो। बाहर का कैंडिडेट जो है वो हिंदुस्तान में आके चुनाव नहीं लड़ सकता until unless he become a citizen of India। If he is disqualified under any law made by the parliament, या फिर उसके अलावा वो कोई भी ऐसा लॉ हो जो पार्लियामेंट ने प्रेस्क्राइब किया और वो उसको फुलफिल नहीं करता है, तब भी। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक ये भी पॉइंट है कि अगर किसी भी एमपी को अगर कोर्ट कोई सजा दे दे 2 या 2 साल से अधिक की, तो उसको 6 साल के लिए डिबार कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको डिबार कर दिया गया है, वो 6 साल तक अब जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अब अपन देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी इन द सर्टेन इलेक्शन ऑफेंस, करप्ट प्रैक्टिस। वो किसी भी इलेक्शन के अंदर जो है वो करप्ट प्रैक्टिस के अंदर जो है वो माल प्रैक्टिस के अंदर नहीं पाना चाहिए, या कोई भी ऑफेंस नहीं किया वो होना चाहिए। अगर ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इम्प्रिजमेंट फॉर द 2 और मोर ईयर्स। अगर कोई भी केस के उसमें कन्विक्ट पाया जाता है और उसको सजा जो है वो मुकर्रर हो जाती है 2 या 2 साल से अधिक, तो ही कैन बी however the detention of the under preventive detention law is not disqualification। लेकिन 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के माध्यम से अगर किसी को जेल में डाल रखा है तो उस केस के अंदर जो है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। ही मस्ट नॉट हैव बीन एनी इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क एंड सर्विसेज। उसका अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो मिनिस्टर बन गया है या तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना तो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में या वर्क में या सर्विस में। ही मस्ट नॉट बी ए डायरेक्ट और मैनेजिंग एजेंट टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉर्पोरेशन विद द गवर्नमेंट हैज एटलीस्ट 25% शेयर। अगर गवर्नमेंट का किसी भी में भी 25% से ज्यादा शेयर है तो वहां का वो डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई किसी भी प्रकार से वो उस कंपनी या कॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस करप्शन डिसलॉयल्टी टू द। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, कोई आईएएस या कोई स्टेट सर्विस वाला कैंडिडेट या कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला कैंडिडेट जिसको राज्य सरकार ने जो है वो डिस्क्वालीफाई किया आगे के लिए। तो जो ऐसा इस तरह का डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट होगा, ही इज ऑल्सो डिबार्ड फ्रॉम द इलेक्शन। ठीक है, ही मस्ट नॉट बी हैव द कन्विक्टेड फॉर प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। इस तरह का कोई आदमी नहीं होना चाहिए जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काए या समाज के सौहार्द को बिगाड़े, या इस तरह का कोई आदमी हो जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेक्शंस में लड़ाई करवाए। इस तरह के आदमी को भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के माध्यम से डिबार कर रखा है। ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर द प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग द सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी। इस तरह का कोई आदमी नहीं होना चाहिए जो कि अनटचेबिलिटी को, डॉरी को प्रमोट कर रहा हो, उसको भी जो है डिबार करेंगे। अगर आप सोसाइटी में इस तरह का मैसेज देते हो या स्पीच देते हो कि जिससे आपके स्पीच से सोसाइटी के अंदर जो है वो सोशल क्राइम बढ़े, डाउरी बढ़े, रेप्स हो, मर्डर हो, इस तरह का आपका कोई भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो कि सोसाइटी की ब्रदरहुड हार्मनी के लिए खतरनाक है, तो उस केस में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के आधार पे पार्लियामेंट या इलेक्शन कमीशन जो भी ऑथराइज्ड एजेंसी है या ऑथराइज्ड बॉडी है वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड क्या है वो 10th शेड्यूल के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है बाय द 52nd अमेंडमेंट 1985 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं सारे। ठीक है, हाउएवर द एडजुकेशन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन दिस रिगार्ड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर होगा या राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा उसका डिसीजन अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर देता है, वो मान लीजिए जानबूझ के कर देता है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, तो उसका जो फैसला होगा उसके इंटेंट को जो है वो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। उसके ऊपर जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, तो उनका फैसला फाइनल नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद if he voluntarily gives up the membership of the political party who is won ticket and elected to the house। अगर वो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है जिस पॉलिटिकल पार्टी से जीतता है, उस केस में वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम द वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्री टू एनी डायरेक्शन गिवन,
अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको कोई विप जारी करती है और वो उस विप के अंदर वोटिंग में नहीं आता है या जो है उनकी विप का उल्लंघन करता है, तो उस केस में भी जो है वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इफ एनी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई इंडिपेंडेंट आदमी जुड़ा हुआ अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उस केस में वो इंडिपेंडेंट जो एमपी होगा या एमएलए होगा वो भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर, लेकिन अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करता है एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द 6 months, ठीक है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने से अगर पहले कर ले तब कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उस केस के अंदर उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। फिर उसके बाद वेकेटिंग ऑफ द सीट्स ग्राउंड, या तो कोई रेजिग्नेशन दे दे या किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, और वो जो है लोकसभा को, अगर एमपी है लोकसभा का तो लोकसभा स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, राज्यसभा का है तो राज्यसभा को चेयरमैन को राइटिंग में दे सकता है। द सीट्स फॉल वैकेंट व्हेन द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड, जैसे ही रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है जो सीट होती है पर्टिकुलर उस एरिया की वो खाली हो जाती है, ठीक है। द चेयरमैन स्पीकर मे नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट इज नॉट वॉलंटरी जेन्युइन, कर्नाटका केस 2019। अगर चेयरमैन और स्पीकर के पास ये पावर होती है वो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, अगर जब तक वो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड माना नहीं जाता है, ठीक है, जब तक उनको ये लगता है कि दैट रेजिग्नेशन इज नॉट अ जेन्युइन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एब्सेंस के केस में भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो कैसे? इफ ए मेंबर इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ 60 days विदाउट हिज परमिशन, अगर कोई मेंबर है मान लो लोकसभा का या राज्यसभा का, वो उसकी सारी मीटिंग्स में लगातार पिछले 60 दिनों से एब्सेंट है बिना परमिशन बताए हुए, तो उसको ऑटोमेटिकली जो है डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इफ ए मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट बिकम्स अ सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन हिज सीट बिकम्स वेकेंट, अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है अगर किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई माना जाता है डिफेक्शन के केस में या किसी भी तरीके से जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स दिए हुए हैं 1951 एक्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑटोमेटिक वो सीट वेकेंट हो जाती है और सीट पे दोबारा चुनाव होगा। फिर कुछ अदर केसेस भी हैं, अगर मान लो इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया वॉइड बाय द कोर्ट ने ये कह दिया कि इलेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, तब उस केस में भी सीट वेकेंट मानी जाएगी। अगर उसको हाउस से एक्सपेल कर दिया गया है तब भी वो सीट जो है वो ऑटोमेटिकली उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, वो सीट वेकेंट मानी जाएगी। इफ ही इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एज अ गवर्नर ऑफ द, अगर कोई एमपी को या एमएलए को लोकसभा के या राज्यसभा के उसको अगर प्रेसिडेंट बना दिया जाए या वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो वो जिस सीट पे रहेगा वो ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, गॉट माई पॉइंट। लेकिन लोकसभा स्पीकर जो होता है वो मेंबर होता है पार्लियामेंट का, इतना याद रखना है। फिर पॉसिबल सिनेरियोज इन द केस ऑफ ड्यूअल मेंबरशिप, ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूअल मेंबरशिप हो जाए, एमपी का चुनाव भी लड़ लिया, एमएलए का चुनाव भी लड़ लिया, ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर लोकसभा का भी लड़ लिया, राज्यसभा से भी बना के भेज दिया उसको, तो ऐसे केस में क्या होगा ये हम अब डिस्कस करेंगे। A person cannot be member of the both house of the parliament at the same time, एक आदमी दोनों हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है एक साथ। Thus the Representation of People Act 1951 provide the following, 1951 एक्ट के अंदर दो चीजों को प्रोवाइड किया गया है। If a person is elected to the both house of the parliament, he must intimate within the 10 days in which house he desires to serve। अगर कोई आदमी ऐसा कैंडिडेट है जो कि दोनों हाउस में इलेक्ट हो चुका है तो उस केस में उसको 10 दिन में लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा स्पीकर को ये बताना पड़ेगा कि वो कौन से हाउस में रहना चाहता है, ठीक है। इन द डिफॉल्ट सिचुएशन हिज सीट इन द राज्यसभा वुड बिकम वेकेंट, अगर मान लीजिए लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है, अगर 10 दिन का इंटीमेशन नहीं दिया राज्यसभा वाले को या लोकसभा वाले को कि मैं इसमें रहना चाहता हूँ कि इस केस में रहना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो राज्यसभा की सीट है उसकी वेकेंट मानी जाएगी। गॉट माई पॉइंट। उसके अलावा इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, अगर एक सिटिंग मेंबर है वन हाउस का इलेक्टेड टू अदर हाउस, इज फर्स्ट हाउस वुड बिकम वेकेंट, दूसरा हाउस वेकेंट हो जाएगा। फिर सिमिलरली ए पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट द टाइम, इफ पर्सन इज इलेक्टेड सीट his seat in the parliament becomes vacant if he does not reside his seat in the state legislative within the 14 days। अगर मान लो एक कैंडिडेट है वो एमपी भी बन गया
और एमएलए का चुनाव लड़ वहां भी जीत गया, लेकिन अगर वो यहाँ पे इन लोगों को 14 दिन के अंदर में नहीं बताता है तो इसकी जो लोकसभा वाली सीट होगी उसको वैकेंट मान लिया जाएगा और इसको सिर्फ इसके पास एमएलए वाली सीट रहेगी, बस इतनी सी बात है। फिर उसके बाद ओथ और अफर्मेशन इनको कौन दिलाता है? एवरी मेंबर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग हिज सीट इन द हाउस हैज टू मेक सब्सक्राइब एंड टू एन ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर द पर्पस। हर कैंडिडेट जब भी चुनाव जीत के आता है उसको ओथ लेनी पड़ती है, या तो राष्ट्रपति वो ओथ दिलवाता है या राष्ट्रपति के द्वारा कोई अपॉइंट किया हुआ आदमी वो उसको ओथ दिलवाता है। विदाउट सब्सक्राइबिंग, अगर आपने ओथ नहीं ली और डायरेक्टली आप हाउस के अंदर आके बैठने लग जाते हैं तो आप ना तो हाउस में वोट कर सकते हैं, ना आप हाउस की प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन सकते हैं, और ना आपके पास कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होगा। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को कुछ प्रिविलेज और इम्यूनिटी मिलती हैं कि हाउस के 40 दिन पहले या हाउस के 40 दिन बाद इनको किसी केस में अरेस्ट नहीं किया जाता। तो जब तक आप ओथ लेके मेंबर नहीं बनते हैं, ना आप जो है पार्लियामेंट के अंदर वोट डाल सकते हैं, ना आप पार्लियामेंट की किसी प्रोसीडिंग का पार्ट बन सकते हैं, और ना ही आप एलिजिबल होते हैं पार्लियामेंट की जो मिलने वाली पार्लियामेंटेरियंस को प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज होती हैं। फिर उसके बाद में द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वाइल एज्यूमिंग देयर ऑफिस डू नॉट मेक सब्सक्राइब एनी सेपरेट ओथ अफर्मेशन। जो स्पीकर होते हैं या डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो कोई इस तरह की अलग से ओथ नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जो लोकसभा का स्पीकर है दैट इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली। फिर सैलरी और अलाउंस की बात जब करते हैं तो सैलरी और अलाउंस जो है इनको जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है बाय लॉ उसी के तहत मिलती है। कोई प्रोविजन पेंशन का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना नहीं है, अलग से इन्होंने पार्लियामेंट का एक्ट बना के लाया गया है। सैलरी जो है स्पीकर की, सैलरी स्पीकर की क्या होगी, डेप्यूटी स्पीकर की क्या होगी, लोकसभा और चेयरपर्सन राज्यसभा के चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन की क्या होगी, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट हाउएवर दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड। इन लोगों की सैलरी क्या होगी ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है और वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। अब अपन बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं पार्लियामेंट के। Speaker of the Lok Sabha, Article 93. Each house of the parliament has its own presiding officer. There is a speaker and deputy speaker in the Lok Sabha. लोक सभा की कंटेक्स्ट में बात करें तो एक स्पीकर होता है और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है। बैकग्राउंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, स्पीकर का इंस्टीट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है? जो इंस्टीट्यूशन है स्पीकर का, डेप्यूटी स्पीकर का, वो ओरिजिनेट हुआ था 1921 में अंडर द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। फिर 1921 आते आते फेडरिक व्हाइट ने सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट स्पीकर एंड द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले भारत के अंदर पहला जो फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर था वो कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको याद रखना है। फिर जीवी मालंकार, ये कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट सर्विसेज में पूछा गया है कि पहला लोकसभा का स्पीकर कौन सा था, वो था जीवी मालंकार। जीवी मालंकार ऑल्सो हेल्ड द पोस्ट ऑफ स्पीकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव एज वेल एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट। जीवी मालंकार जो पहला भारत का लोकसभा का स्पीकर था इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसके अलावा जीवी मालंकार जो था उसने वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी जो था लेजिस्लेटिव पार्ट और प्रोविजनल पार्लियामेंट के अंदर, वो दोनों के अंदर जो है इसने स्पीकर का रोल अदा किया है, ठीक है। फिर 1925 में विठुभ भाई विठप पटेल को इलेक्ट किया गया। 1935 का जो एक्ट है चेंज द नॉमिनीकल्चर ऑफ प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टू द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर रेस्पेक्टिवली। पहले इसको प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट बोलते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके बाद इसका नाम बदल के कर दिया स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है। अब इलेक्शंस और टेन्योर क्या होता है? डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। इलेक्शन क्या होगी स्पीकर की, इलेक्शन डेट क्या होगी स्पीकर की, वो होता है डिसाइड करने वाला प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। वेन एवर द ऑफिस ऑफ द स्पीकर फॉल्स वैकेंट
द लोकसभा इलेक्ट्स द अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। जब कभी भी लोकसभा का ऑफिस जो होता है वो वैकेंट होता है, अनदर मेंबर जो है वो राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट करता है। द स्पीकर रिमेन्स द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। स्पीकर जब तक लाइफ रहती है लोकसभा की 5 साल की, उसमें वो रहता है। हाउ एवर ही हैज टू वेकेट हिज, 2 केसेस में वो सीट उसको वेकेट करनी पड़ेगी अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया लोकसभा का स्पीकर वही कैंडिडेट बन सकता है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो लोकसभा से। ये याद रखना कि अगर जैसे ही वो सीज एमपी हो जाता है लोकसभा से, ऑटोमेटिकली लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो नहीं रहेगा। इफ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर, रेजिग्नेशन किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को देगा, ये याद रखना है। रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देगा, ना कि राष्ट्रपति को। फिर इफ ही इज रिमूव्ड बाय द रिजोल्यूशन दैट शुड बी विद द स्पेशल मेजॉरिटी। इसको निकालना लोकसभा स्पीकर को इतना आसान नहीं है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस चाहिए इसके लिए। ठीक है, रिमूवल ऑफ द स्पीकर, रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल मस्ट बी पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ द मेंबर्स, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। जब तक लोकसभा स्पीकर को आप 14 डे का एडवांस नोटिस नहीं दोगे, उससे पहले आप लोकसभा स्पीकर को हटा नहीं सकते। और जो मेजॉरिटी चाहिए वो चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सॉरी, मैंने गलत बोला, स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, व्हेन ए रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर अंडर कंसिडरेशन हाउस, ही कैन नॉट प्रेसाइड द सीटिंग ऑफ द हाउस, तो ही मे बी प्रेजेंट। जब भी रिजोल्यूशन इस तरह का पास हो रहा होता है कि लोकसभा स्पीकर को हटाना है, तो उस टाइम पे लोकसभा स्पीकर की चेयर पे नहीं बैठेगा। हाँ, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए जो है हाउस के अंदर वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, हाउ एवर ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। वो जब उसके खिलाफ कोई रिजोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो प्रोसीडिंग के अंदर पार्ट ले सकता है, बोल सकता है। ठीक है, ऑफ द हाउस एट सच टाइम वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट इन द केस टाई। मतलब कहने का ये मतलब है, जब उसके खिलाफ कोई रिजोल्यूशन आ रहा है, चूंकि वो मेंबर है लोकसभा का, तो वो ऐसे केस में वोट भी डाल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जब वोट टाई हो जाए तो ऐसे केस में वो वोट नहीं डाल सकता। फर्स्ट इंस्टेंस में जब रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं तो वो लोकसभा स्पीकर के चेयर पे नहीं बैठेगा, वो एक नॉर्मल पार्लियामेंट्रियन के जैसे बैठेगा। तो वैसे केस में वो वोट डालता है फर्स्ट इंस्टेंस में, ना कि टाई होने पे। बाकी केसेस में क्या होता है, लोकसभा का स्पीकर कभी भी वोट नहीं डालता है। कोई रिजोल्यूशन अगर सरकार लेके आ रही होती है, जब वो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पे बैठा होता है, लेकिन इनकेस टाई होता है तब वो वोट डालता है। तो ऐसे केस में वो वोट नहीं डालेगा। ठीक है, whenever the Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his office, continues till the newly elected। ऐसा नहीं है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो गए, चुनाव इस कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट है उसके 5 साल पूरे हुए तो ऑटोमेटिक लोकसभा स्पीकर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। लोक स्पीकर तब तक रहता है जब तक नई सरकार बन के नहीं आती है और हाउस नहीं मिलता है पहली बार। पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर क्या होता है, कौन कौन से पावर है स्पीकर्स के पास? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर इज टू मेंटेन द ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस फॉर कंडक्टिंग इज बिजनेस एंड रेगुलेटिंग द प्रोसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी ड्यूटी है लोकसभा के स्पीकर की, वो है कि हाउस में बिजनेस को कंडक्ट करवाना, रेगुलेट करवाना प्रोसीडिंग को, और हाउस को मेंटेन रखना, लॉ एंड ऑर्डर को। और वो एक फाइनल पावर होता है उसके पास किसी भी चीज के रिगार्ड में, और वो फाइनल इंटरप्रिटेटर होता है हाउस के अंदर। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, लोकसभा, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, स्पीकर एक्सरसाइज कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई। ऐसे केस में जब लोकसभा स्पीकर जब चेयर पे बैठा होता है और कोई सरकार कोई प्रपोजल रखती है, ठीक है, मान लीजिए, वैसे केस में वो वोट कभी पहले इंस्टेंस में नहीं डालेगा। लेकिन मान लो अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी जो होती है, हमेशा स्पीकर तो रूलिंग पार्टी का ही होता है, तो मान लो अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के वोट्स दोनों टाई हो गए, तो ऐसे केस में लोकसभा स्पीकर उस केस में जो है, जब डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है, टू रिजॉल्व दैट डेडलॉक, वो जो है वोट डालता है। फिर उसके बाद स्पीकर एडजर्न करता है, हाउस को सस्पेंड करता है, मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ quorum 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। यानी कि अगर टोटल 545 में से 1/10 मेंबर भी लोग नहीं आए, यानी कि लगभग 55 मेंबर्स अगर हाउस में नहीं होंगे, तो हाउस वोट चलाएगा नहीं, उसको सस्पेंड कर देगा अगले दिन के लिए या उसके अगले दिन के लिए, जो भी है, ये जब तक कोरम। तो कोरम क्या है? कोरम एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है हाउस की, मतलब इतनी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी? 1/10।
चाहे लोकसभा का केस हो चाहे राज्यसभा का केस हो, एक प्रॉपर कोरम है 1/10। अगर इससे कम पार्टिसिपेंट्स होंगे, इससे कम मेंबर्स होंगे हाउस में, तो जो है लोकसभा या राज्यसभा दैट विल नॉट फंक्शन। स्पीकर प्रिसाइड ओवर ए जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108। जब भी जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा या राज्यसभा की, तो ऐसे केस में जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑल दो, बट वो जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस को प्रिसाइड नहीं करता। आर्टिकल 108 के माध्यम से स्पीकर को यह पावर दी गई है कि कौन जो है वो हाउस को प्रिसाइड करेगा। तो ये क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है दैट हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द बोथ। आंसर वुड बी लोकसभा स्पीकर। ठीक है। द सिटिंग इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू सेटल ए डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑन अ बिल, एक्सेप्शंस मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। द सिचुएशन इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू सेटल ए डेडलॉक ऑन अ बिल, एक्सेप्शन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसे केस में हाउस को जब समन कर सकता है राष्ट्रपति, बट दो केसेस में हाउस को जॉइंट सिटिंग के लिए नहीं बैठा सकता राष्ट्रपति, मनी बिल के लिए और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। और जो स्पीकर डिसाइड कर देता है वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट है, हिज डिसीजन क्वेश्चन इज फाइनल। अगर स्पीकर ने डिसाइड कर दिया कि ये मनी बिल है तो वो फाइनल माना जाएगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसके डिसीजन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ही इंडोर्सेस on the bill certified, that is the money bill. The speaker adjudicate the question of the disqualification member of the Lok Sabha arising on the ground of defection under the provision of 10th schedule. स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वही डिसाइड करेगा कि कौन जो है उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा या कौन जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो स्पीकर के पास ये सारा जो है वो पावर होता है, स्पीकर के पास ये पावर होता है, वो सर्टिफाई करे कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद स्पीकर एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। जो स्पीकर होता है वो एक्ट एज अ ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ग्रुप विच लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द वेरियस पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द वर्ल्ड। स्पीकर ऑल्सो एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस प्रिसाइडिंग द लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ अ कंट्री। जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज की इंडिया में हैं, उनमें अगर कोई मीटिंग होगी तो वहां पे उसका एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन जो होगा वो लोकसभा स्पीकर ही होगा। स्पीकर अपॉइंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज। जो आपको मैं पार्लियामेंट्री कमिटीज बताऊंगा, इन पार्लियामेंट्री कमिटीज को जो है स्पीकर ही जो है चूज करता है। और कौन कौन सी ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं जिनमें स्पीकर जो चेयरमैन होता है, लोकसभा का स्पीकर ही चेयरमैन होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कि किस तरह से हाउस का बिजनेस चलेगा, किस तरह से हाउस फंक्शन करेगा। रूल्स कमेटी, कौन कौन से रूल्स होने चाहिए हाउस के अंदर, उनका क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए। और जनरल पर्पस कमेटी। आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो तीनों कमेटीज हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी, ये तीनों कमेटी जो है इनका चेयरपर्सन जो होता है या चेयरमैन जो होता है दैट इज लोकसभा स्पीकर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ द लोकसभा स्पीकर, द इंपार्शियलिटी ऑफ द ऑफिस इज प्रोवाइडेड द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। लोकसभा स्पीकर को एक सिक्योरिटी दिया गया है टेन्योर का कि भाई इससे पहले जो है उसको हटा नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, जो कि इतना आसान नहीं है। ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। उसके अलावा जो मोशन है उसके रिमूवल का कैन बी कंसिडर्ड डिस्कस्ड ओनली व्हेन इट हैज सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर। जब लोकसभा स्पीकर को हटाना है तो जो 50 मेंबर्स जब सपोर्ट करते हैं एक रिजोल्यूशन को, उसके बाद में ही उस रिजोल्यूशन के बारे में सोचा जाता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर इन द ब्रिटेन, स्पीकर इज स्ट्रिक्टली नॉन पार्टी मैन। ब्रिटेन के अंदर तो कोई पार्टी का मैन नहीं होता, लेकिन इंडिया के अंदर जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो खुद एक एमपी होता है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। एंड देयर इज अ कन्वेंशन दैट द स्पीकर हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिमेन द पॉलिटिकली न्यूट्रल। वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है लेकिन पार्टी से रिजाइन कर देता है। कन्वेंशन है एक ऐसा,
मतलब कहीं लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो रिमेन होता है पॉलिटिकली न्यूट्रल टू फॉर द अपोजिशन एंड फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट। इंडियन सिस्टम में क्या है, ये सिस्टम हेल्दी कन्वेंशन इज नॉट फुल्ली एस्टेब्लिश्ड वेयर द स्पीकर डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी ऑन द इलेक्शन। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपनी पार्टी से रिजाइन करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद न्यूट्रल रहता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। ही कैन बी पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड एट द सेम टाइम ही कैन बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। The speaker has the power of the casting vote even in the during process of counting on the resolution motion of the parliament. स्पीकर के पास पावर होता है, ठीक है, कास्टिंग वोट का इन द इवेंट ऑफ टाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वोटिंग एंड रिजोल्यूशन मोशन इन द पार्लियामेंट। ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट नहीं कर सकता। वर्क एंड कंडक्ट ऑफ द स्पीकर कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज इन द लोकसभा एक्सेप्ट ऑन द सब्सटेंसिव मोशन। सब्सटेंसिव मोशन क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। जो लोकसभा स्पीकर है उसके कामकाज का डिस्कशन या उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप लोकसभा के अंदर, ठीक है। जो सैलरीज होती हैं उसकी वो फिक्स्ड होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर वो चार्ज अप होती हैं। इज प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेटिंग प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस, नॉट सब्जेक्ट टू जुडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। वो किस तरह से काम करेगा, क्या प्रोसीजर अपनाएगा, किस तरह का जजमेंट देगा, क्या कंडक्ट करेगा हाउस के अंदर, किस तरह से बिजनेस को है जो मेंटेन रखेगा हाउस के अंदर, वो सब्जेक्ट नहीं है किसी भी जुडिशियल कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का इंडिया के अंदर, फिर ठीक है। ही इज गिवन द 7th रैंक, उसको 7th रैंक दी गई है प्रेसिडेंट्स लिस्ट में अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट लिस्ट के अंदर जो पावर है या जो स्थान है वही लोकसभा स्पीकर का होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर कितनी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नेंस के अंदर। डिबेट ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर द अटेम्प्ट शुड बी मेड नॉट ओनली गिव मेंबर सेम टाइम एज पर द पार्टी स्ट्रेंथ बट अकोमोडेट मेंबर्स टू विश कन्वे द डिफरेंट ग्रीवेंसेस। इसका ये भी काम होता है कि हर कैंडिडेट को मौका दे मिलने के लिए। फिर इंक्रीज करता है ट्रांसपेरेंसी, प्लेड ए कंस्ट्रक्टिव रोल कि हाउस अच्छे से चले। कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर पोस्ट रिटायरमेंट, नो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर पोस्ट रिटायरमेंट। कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होगा जैसे ही वो रिटायर हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट नॉट कंसिडर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एज अ गिफ्ट, दे कैन ऑफर टू एनी सीनियर पार्टी मेंबर्स इनडिस्क्रिमिनेटली। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको स्पीकर को एक गिफ्ट नहीं समझना चाहिए कि भाई जो भी सबसे खराब नेता है हमारा या जो भी पुराना हो चुका है या जिसको राजनीति में किनारे लगाना है उसको स्पीकर बना देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर अब चर्चा करेंगे।